और उसके बाद मैंने अपना स्नातक की पढ़ाई नागेंद्र महिला महाविद्यालय से पूरी की है और उसके बाद से सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या रहा? सर पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय रखा। अच्छा, बिहार सीडीपीओ के एग्जाम में आपका ऑप्शनल क्या है? सर सीडीपीओ की परीक्षा में मेरा ऑप्शनल लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, आपका ऑप्शनल पेपर लेने का ये सब्जेक्ट कारण क्या रहा? सर एक तो प्रमुख कारण ये था कि मेरे स्नातक का जो विषय था वो यहाँ पे सर विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं था और दूसरा कारण जब मैंने इसका सिलेबस देखा सर तो इसका एक जो सेक्शन था वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित था, जिसमें बालक और महिलाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ना था, तो मुझे लगा कि ये आगे मेरे कार्य क्षेत्र में भी मेरी मदद कर सकता है। अच्छा, हम बार बार मीडिया में सुनते रहते हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण क्या है? सर माल न्यूट्रिशन कुपोषण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक, शारीरिक और जो उनका मनोवैज्ञानिक विकास है उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। कुपोषण कहते हैं। WHO माल न्यूट्रिशन का क्या स्टैंडर्ड निर्धारित किया है? WHO के द्वारा सर जैसे कि अगर बच्चे 6 वर्ष तक के हैं तो उनके लिए 1200 ग्राम कम से कम प्रोटीन के इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड है सर, वो मुझे देखना होगा। ये तो भारत सरकार का स्टैंडर्ड है कि 5 वर्ष तक के बच्चों का हम वेट और लंबाई से तैयार करेंगे, लेकिन मेरा पूछने का आशय है कि WHO और यूनिसेफ ये स्टैंडर्ड क्या निर्धारित, किस आधार पे निर्धारित करते हैं कि कुपोषण, ये बच्चा कुपोषित है या नहीं है? सर ये देखना होगा सॉरी सर। तो कोई बात नहीं। ICDS प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? सर ICDS 1975 में शुरू हुआ था सर। ICDS शुरू करने का क्या लाभ मिला? सर ICDS प्रोग्राम शुरू करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनके विकास हेतु या उनके पोषण को सुनिश्चित करना था। इसके साथ ही इसमें सर जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिला हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और साथ ही जो सर किशोरी युवतियां हैं उनके लिए भी उनके पोषण संबंधी काम था। अच्छा, आपका सब ऑप्शनल LSW रहा, यस सर। इसमें ये बताइए कि जो बिहार में सबसे ज्यादा इस देखी जा रही है कि बिहार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दे रही है, यस तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट कब आया भारत में? सर LPG लागू होने के पश्चात कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, सॉरी सर सही से लिखा था। देखिए, फिक्स क्वेश्चन समझिए, स्थिर प्रसन्नविदा श्रमिक जिसे फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, भारत में कॉन्सेप्ट कब आया? सर एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन LPG लागू होने के पश्चात शायद सर ये इसमें तीव्रता देखा गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। कोई बात नहीं। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई? वंदे मातरम, सॉरी सर इसके बारे में नहीं मालूम। G20 का गठन कब हुआ ये बताइए? 1999 में सर। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सॉरी सर यही बताइए, ब्रेन ड्रेन क्या है? सर ब्रेन ड्रेन से तात्पर्य सर मैं गेस कर सकती हूँ, सही से नहीं पता लेकिन इसका तात्पर्य सर ये है कि जैसे हमारे यहाँ से जो युवा हैं वो कहीं जाकर के उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जा रहे हैं या कौशल हासिल करने के लिए जा रहे हैं और वहीं पे वो अपनी जो प्रतिभा है उसका योगदान भी वहीं के विकास में देने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? सर ये 24 जनवरी 2015। घबराइए नहीं, आराम से जवाब दीजिए, कब से शुरू हुआ? 22 जनवरी शायद सर।
कहाँ से शुरू किया गया? सर गुरुग्राम हरियाणा से। शुरू करने का मूल उद्देश्य क्या रहा? सर इसका मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाना, साथ ही लड़कियों को जो समलैंगिक अनुपात जो हमारे यहाँ कम है उसे सही करने का उस उद्देश्य से सर ये लाया गया था। प्री पोर्ट क्या होता है? प्री सर नहीं पोर्ट सुनता। शब्द नहीं सुनेंगे। नहीं सर। अच्छा ये बताइए कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है? पहले जीडीपी आप बताइए कि जीडीपी क्या होता है? सर जीडीपी किसी भी क्षेत्रफल के अंतर्गत या किसी देश के अंतर्गत जितने भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन होता है उन कुल सेवाओं और वस्तुओं को जीडीपी कहा जाता है। और जीएनपी के अंतर्गत सर जैसे हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी भी उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे जीडीपी में से उस उत्पादन को माइनस करने के पश्चात जो प्राप्त होता है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बताइए कि आपको अगर सीडीपीओ की नौकरी मिलती है तो आप अपना बेहतर किस कैसे दे पाएंगे, इसके बारे में कुछ अपना बताइए। अगर सर औरों से आपको लगता है कि हम बेहतर कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? सर मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर एक वो हार्ड वर्किंग वाला है और साथ ही मैं अगर कुछ प्लान करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसे समय पे सर खत्म कर सकूँ। साथ ही मुझे लगता है सर कि मेरे अंदर एक ये गुण है कि अगर किसी मुद्दे पे अगर अलग बहुत सारे लोगों के विचार हैं तो मेरे अंदर ये है कि अगर उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उसे अपने विचारों में शामिल करने की कोशिश करती हूँ। और थर्ड जो मुझे सबसे सही बात लगती है सर कि वो मेरे अंदर एक एम्पैथी की भावना है। तो मुझे लगता है कि मैं जो महिला हैं और बालक हैं उनकी समस्याओं को अच्छे से समझ पाऊंगी और उसका निदान करने का कोशिश करूंगी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अवंतिका जी, आपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है, यस सर। तो इस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको सीडीपीओ के रहते किस तरह से आपको यूटिलाइज करिएगा, या क्या यूजफुल होगा या नहीं होगा? सर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जैसे जो इसका पहला खंड है जिसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत, इसमें समानता की अवधारणा क्या होती है, स्वतंत्रता क्या है, या फिर लोक कल्याणकारी राज्य न्याय, इन सब की अवधारणाओं के बारे में जो पढ़ा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कार्य क्षेत्र में मेरी मदद कर सकता है सर। और साथ अच्छा, ही सर जो लोक प्रशासन है अ, वो भी इसमें मदद करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अ, भारत में महिलाओं के जो पोजीशन है वो काफ़ी बैकवर्ड देखा जा रहा है, और खास करके बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या समस्याएं हैं महिलाओं के लिए? कुछ समस्याएं बताइए, और फिर जो चाइल्ड है, ठीक है ना, उसकी समस्याओं पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर सर बिहार में अगर महिलाओं की समस्याओं को देखा जाए तो वो शुरुआती स्तर पर उनके पोषण से संबंधित समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है। जैसे NFHS 5 का सर अभी रिपोर्ट आया है तो उसमें बताया गया जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है उनमें 70% लगभग सर एनीमिया की शिकार है। इसके अलावा पोषण के स्तर पर है, फिर शिक्षा के स्तर पर भी सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिलाएं उतनी आगे नहीं है। बस 51% के करीब साक्षरता दर है। इसके अलावा सर जब वो साक्षर नहीं है तो रोजगार में भी उनकी उतनी भागीदारी नहीं देखने को मिल रही है। और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो पाने के कारण निर्णय निर्माण में भी सर कमी देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं सर। लेकिन रोजगार के मामले में तो अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बिहार का। जैसे रिजर्वेशन के बाद जो है अभी देखा जाता है कि पुलिस में जो है अभी बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको नहीं लगता है कि रोजगार में महिलाओं का काफी अच्छा ये हुआ है, काम हुआ है? ये सर रोजगार में वृद्धि जरूर हुआ है और हाल ही में जो सर वो लैंगिक अंतर रिपोर्ट है उसमें भी सुधार हुआ है, 127 हमारी रैंक आई है। लेकिन फिर भी सर अगर जमीनी स्तर पे देखते हैं तो महिलाओं का विकास अपेक्षित जितना हम लोग चाह रहे हैं उतना नहीं हो पाया है सर अभी तक। आपके समझ से सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको थोड़ा पॉइंट आउट कीजिए। जैसे अगर आपको प्रायोरिटाइज करना होगा प्रॉब्लम्स को, तो बिहार में सबसे पहला मुख्य समस्या क्या होगा? एक प्रायोरिटाइज दीजिए 2-3 समस्याओं का, जिसके लिए आपके बेसिस पे एक प्रायोरिटी होगी।
सर मेरे हिसाब से वो लग रहा है कि जागरूकता की कमी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि महिलाओं के लिए से इतने सारे स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं होती हैं जो उनके बारे में अवेयर ही नहीं है। मुझे लगता है इस पे अगर कार्य किया जाए तो सुधार हो सकता है। और चाइल्ड से रिलेटेड? सर चाइल्ड में भी पोषण में कमी देखने को मिल रही है, पहला तो ये है सर। इसके अलावा सर अभी जैसे शिक्षा में देखा जाए तो अब कोविड के पश्चात फिर शिक्षा व्यवस्था बहाल हो रही है सर, लेकिन कोविड-19 के दौरान कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि उनके पास डिजिटल माध्यम उपलब्ध ना होने के कारण उनकी शिक्षा में वो पिछड़ गए थे कहीं न कहीं। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अभी भी देखने को मिलता है कि जो खेल इस सब की व्यवस्था होनी चाहिए वो सही तरीके से सर उपलब्ध नहीं है। तो ये सब कुछ कारण है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार की कुछ योजनाएं बताइए जी, जो कि महिला के उत्थान के लिए उन्होंने लागू किया है, और चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक बिहार की। यस सर, एक कन्या उत्थान योजना है जिसके माध्यम से शुरुआती दौर से प्रारंभिक दौर से स्नातक तक महिलाओं की सहायता की जाती है ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा सर एक अक्षर आंचल योजना है सरकार की, उसमें बच्चे के साथ महिलाओं पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा सर जो मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना लाया गया है, उसके तहत भी महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए से प्रोत्साहित किया जा रहा है। और सर मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना, इस तरह की स्कूली लेवल पे तो बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ओके। अच्छा, आपका BRLPS नाम सुना है आपने? बिहार सर रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम स्कीम, जिसको कि यस बहुत सर, फेमसली जाना जाता है जीविका के नाम से बिहार में। यस सर। तो उसका क्या योगदान रहा है बिहार में महिलाओं के प्रोग्रेस को लेकर के, और अगर उसमें कुछ अभी भी समस्याएं हैं तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? सर जो जीविका कार्यक्रम है वो महिलाओं के उत्थान संबंधी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रही है बिहार सरकार की, जिसके तहत सर देखा गया कि महिलाओं में कहीं न कहीं आर्थिक रूप से जो सशक्त हुई हैं, तो वो सर निर्णय लेने में सक्षम हो पाई हैं अपने लेवल पे। और वो बिहार के जो ओवरऑल उत्थान है उसमें भी बहुत मदद कर रही हैं। जैसे सरकार ने उन्हें बस एक ही कार्य तक सीमित करके नहीं रखा है, सर बहुत सारे कार्यों का आवंटन जीविका दीदी को किया गया है। और इनके माध्यम से बहुत अधिक से अधिक संख्या में वो इससे जुड़ रही हैं और अपनी सुदृढ़ता सुनिश्चित कर रही हैं। और सर इसमें सुधार यही कर सकते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में और महिलाओं को इससे जोड़ा जाए। इसका विस्तार और भी सर हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कलात्मक क्षेत्र में भी इसका सर विस्तार किया जा सकता है। महिलाओं को उस स्किल को डेवलप करके भी उन्हें सर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हाँ, सर। चलिए अवंतिका जी, सर, आप मिथिलांचल से हैं यस। और आपने अपने डेफ में लिखा है कि मिथिलाक्षर में आपने प्राइज पाया है। यस ये मिथिलाक्षर लिपि क्या है? सर, जो मैथिली भाषा में हम तिरहुत लिपि का प्रयोग करते हैं, वो तिरहुत लिपि को सर मिथिलाक्षर लिपि कहा जाता है। अच्छा, ऐसे लिपि की क्या खासियत है? लिपि किसको कहते हैं? लिपि सर किसी भी भाषा को अंकित करने हेतु प्रयोग किया जाता है इसका सर। आप सर प्रॉपर डिफिनेशन अभी। अच्छा, जो मिथिलाक्षर लिपि है उसके माध्यम से आप ये देखते होंगे कि मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और भोजपुरी की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या मानक है? किसी भाषा को कैसे क्यों शामिल किया जाना चाहिए या कैसे करते हैं वो लोग? सर 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल किए जाने के लिए वो जो भाषा है उसमें कुछ साहित्यिक प्रमाण जो है प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के ठोस साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। दूसरी सर उसकी लगभग कितने अपनी। पुराने, कितना पुराना होना चाहिए वो? सर वो एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, और आगे बोलिए। और दूसरी बात सर अगर उसकी लिपि अपनी हो तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। सर इतना ही। मिथिला की तो जो मैथिली भाषा जो शामिल हुई है उसमें तो उसकी अपनी लिपि के रूप में नहीं हुई है, वो तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है ना? यस अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि भोजपुरी को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? सर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग समय समय पे उठती रही है,
लेकिन सर उसमें वैसे प्रामाणिक कुछ साहित्यिक प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर उनकी जो भाषाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं से त्रुटि देखने को मिलती है। और जिस तरह से वर्तमान में भोजपुरी का सर एक छवि निर्मित हो गया है, ऐसे में उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना मुश्किल लग रहा है सर। इस पे तो मैं ये अच्छा, भोजपुरी भाषा में ऐसे क्या त्रुटि दिख रही है? सर उसके जो गीत हैं वो अपनी पौराणिक परंपरा से को फॉलो नहीं करते, और उसको लेकर लोगों में एक अलग ही छवि बन गई है इसलिए। वो तो हम और आप हैं जो उस भाषा को बिगाड़ रहे हैं, वो भाषा तो अपने आप में दोषी नहीं है उसके लिए। नहीं सर। आप भोजपुरी के किसी 2 टेक्स्ट का नाम बता सकते हैं? कोई भी जो लिखा गया भोजपुरी में? सर मूवी का बता सकते बताइए। हैं। एक सर गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े। अच्छा, भिखारी ठाकुर का नाम सुने हैं आप? यस सर। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। यस तो उनकी कोई रचना बहुत फेमस है जो मिथिलांचल में उसका नाट्य रूपांतरण भी होता है। यस सर। सर क्या नाम है उसका? विदेशिया। आप गजल भी सुनती हैं और मैथिली फोक जो संगीत वो गीत है, तो मैथिली गीत मतलब उनको किन किन प्रकारों में बांटा जा सकता है? मेनली मुख्यतया मैथिली जो गीत हैं वो किन किन प्रकारों से गाए जाते हैं? सर मैथिली गीत जो है एक उन्हें संस्कार गीत में बांट सकते हैं हम, जब उपनयन मुंडन शादी विवाह के दौरान गाया जाता है सर। सेकंड देखा जाए तो जो पर्व त्योहार के दौरान गाते हैं, जैसे छठ पूजा हो गया तो उसमें भी मैथिली गीत का हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरा सर लोक गाथाओं में, जैसे कि राजा सलहेश की वीरता की कहानी है, फिर लोरिकायन विजय है, तो ये सब कुछ है जो कि लोक गाथा को भी गीत के रूप में हम लोग सुनते हैं सर। और मैथिली में सर ये भी देखा गया, वैसे तो हर जगह है कि मौसम के आधार पे भी सर, जैसे कि चैत में चैतावर गाते हैं, फगुआ में फाग गाया जाता है, तो ये सब कुछ विशेषता है। गजल सुनते हैं? किस प्रकार का गजल आप सुनते हैं? सर मैं बहुत अधिक गजल नहीं सुनती हूँ, लेकिन जो सुनती हूँ उसे बार बार सुनती हूँ। तो सर मुझे कुछ प्रेरणास्पद गजल, कभी थोड़ी सी जो गंभीर मुद्रा वाली गजल होती है वो सब। अच्छा, तो किसी अपने फेवरेट गजल गायक का नाम? सर चित्रा सिंह। सॉरी? चित्रा सिंह सर, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। चित्रा सिंह, समझ चित्रा सिंह। चलिए, अभी आपने G20 के बारे में आपसे पूछा गया था, तो G20 से मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत की इसमें क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? एक अध्यक्ष के रूप में भारत अपनी क्या प्राथमिकताओं को तय कर सकता है? सर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसके लिए उसकी कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं भारत के द्वारा, जिसके अंतर्गत सर इसने विकासशील देशों से संबंधित जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसे उठाया है। जैसे कि बहुत सारे विकासशील देश पे सर कर्ज का जो बोझ बढ़ रहा है, अभी जैसे खाद्य और सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा सर ऊर्जा और सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर जलवायु परिवर्तन भी इसके उद्देश्यों में प्राथमिकता में से है। इसके अलावा सर महिला संबंधित विकास है, महिलाओं के द्वारा जो विकास हो रहा है उसे भारत के द्वारा फोकस किया जा रहा है। जैसे सर लेबर 20 की जो बैठक होने वाली है पटना में, तो उसमें भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये मुख्य विषय के तौर पे रखा गया है। तो भारत ने अपनी प्राथमिकताएं तय करी। जो बिहार की जनसंख्या, जो घनत्व है बिहार का, वो काफी अधिक है और भारत में सबसे अधिक है, और ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या अगर सीमा से अधिक हो तो वो बोझ बन जाता है। तो एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर आप बिहार के जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए क्या उपाय करेंगे? 3 उपाय बताइए। घनत्व को कम करने के सर बिहार की जनसंख्या या घनत्व, जनसंख्या नियंत्रण भी इसे आप कह सकते हैं, जनसंख्या को कम करने, नियंत्रण करने, या घनत्व सब एक ही। सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए, चूंकि मैं जिस कार्य क्षेत्र में जाऊंगी उसमें से परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग जो है वो एक अच्छा रोल सब प्ले कर सकता है, जिसके अंतर्गत अभी से पता चला है कि बस 20% महिलाएं हैं जो कि हेल्थ वर्कर से इसके बारे में बात कर पाती हैं। तो इस लेवल पे सर जागरूकता फैलाना आवश्यक है। तो पहला ये करूंगी। सेकंड सर कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि अगर जनसंख्या कम होगा या बच्चे कम होंगे तो उनका आप पोषण, शिक्षा या जो भी उनकी आवश्यक जरूरत होगी उनको आप अच्छे तरीके से पूरा कर पाओगे, और फिर वो हमारे लिए जनसंख्या की लाभांश का कार्य करेंगे। तो इसके लिए लोगों में भी सर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
चाहिए सर। और तीसरा सर, परिवार नियोजन के बारे में ऐसा देखा गया है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर होती है। पुरुष को इस क्षेत्र में सक्रिय करने के लिए, क्योंकि उनकी भी आधी जिम्मेदारी है, तो ये तय करने के लिए कोई इनोवेटिव कदम बताइए, क्या किया जा सकता है? सर पुरुषों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। और जैसे हम अभी भी देखा जाता है कि समाज में सर हम उस स्तर पे प्रगतिशील नहीं हो पाए हैं जहाँ पे खुल के इन सब मामलों पे सर बात किया जाए। तो सर ये पारिवारिक स्तर से ही अगर शुरू होगा तो उसका लाभ हमें अधिक देखने को मिल सकता है, जिसमें पुरुषों की, महिलाओं की, सबकी समान भागीदारी तय की जानी चाहिए। आपने कहा कि आप काफी इम्पैथिक हैं, आप महिलाओं और बालकों की समस्या को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि इम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है? सर सिंपैथी में है जैसे कोई व्यक्ति, वो समानुभूति की अवधारणा होती है, सहानुभूति की अवधारणा होती है सर, जबकि इम्पैथी समानुभूति है। तो जब सहानुभूति की अवधारणा आती है तो हम जो सामने वाला अपने जो दुख को बता रहे हैं या उनकी समस्याओं को बता रहे हैं, तो सर हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इम्पैथेटिक लोग होते हैं तो ऐसे में वो सामने वाले की समस्याओं को फील करते हैं और फिर उस हिसाब से वो निर्णय लेने की कोशिश करते ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। हैं। अधिकार, समानता, सब कॉन्सेप्ट के बारे में आप पढ़े हैं। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि अधिकार क्या है? सर अधिकार किसी भी देश में नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, ये नागरिकों को प्रदान किया गया होता है सर। केवल नागरिकों को, व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता? व्यक्ति को भी अधिकार है। मूल अधिकार और अन्य अधिकार में क्या अंतर है? क्यों हम उनको मूल कहते हैं? सर मूल अधिकार जो हमें प्रदान किए जाते हैं उसको प्रवर्तित करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और उसको हमसे छीना नहीं जा सकता है बजाय के कुछ एक्सेप्शन के, इसलिए उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता, कुछ एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, वो अपवाद क्या है? जैसे आपातकालीन स्थितियों में से 21 और 19 को सर निलंबित कर दिया जाता है। आपातकालीन में 19 को निलंबित कर दिया जाता है, और किसको नहीं किया जाता है? 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। केवल 21? नहीं सर 19 और 21 दोनों ही सर देखना होगा मुझे। ये 20 और 21 है। हाँ 20। आपने कहा कि चलिए आप विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में सुने हैं? यस सर। तो क्या है ये, बताइए मुझे 2 लाइन में। सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जैसे कि जैसे वो सब वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा जैसे कि विधि की समक्ष क्षमता और विधि का जो सम्यक संरक्षण होता है, इस तरह का है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसके अंतर्गत जो विधि बनी हुई है उसके सर एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, विधि की उचित प्रक्रिया? उचित प्रक्रिया के द्वारा जैसे आर्टिकल 21 की अवधारणा में न्यायालय के द्वारा सर समय समय पे वर्डिक्ट आते रहते हैं, उसमें विस्तार किया जाता रहता है, उससे उचित प्रक्रिया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समानता के बारे में, समानता जो एक कंसेप्ट है भारतीय संविधान में, उसको किस रूप में अपनाया गया है? सर विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, और हमारे यहाँ समानता का जो कॉन्सेप्ट है सर उसके अंतर्गत हमने जैसे कि समान के साथ समान व्यवहार करने का, इस तरह के कॉन्सेप्ट। अच्छा, समानता का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक आयाम होता है, तो वो दोनों क्या है? कहते हैं कि ये सकारात्मक समानता है, ये नकारात्मक समानता है, ये क्या है? सर देखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में सुने हैं? यस सर। ये क्या है, कहाँ पाया जाता है? सर सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो आरबीसी होता है उसका आकार सर अर्धचंद्राकार हो जाता है सिकल के, और इसे उन्मूलन करने के लिए सरकार 2047 तक का लक्ष्य भी रखी है, तो अभी से बहुत रिलेवेंट था। ये बीमारी एक खास प्रकार के मतलब समुदाय में पाया जाता है, क्या आपको इस बारे में आप अवेयर हैं?
हाँ, ये मध्य भारत के जनजातियों में पाया जाता है, वहीं से ये वंशानुगत रूप से फैल रहा है। ठीक। महिला विकास, आपने कहा कि महिलाओं का विकास तो हुआ है, लेकिन अभी वो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ है। तो आपके अनुसार महिला विकास की आपकी अपेक्षा क्या है? आप महिलाओं के विकास को किस रूप में देखना चाहते हैं? कि ये होगा तो महिला विकास होगा, ये होगा तो माना जाएगा महिला विकास हुआ। बताइए 2-3 चीज। सर, महिला विकास में सबसे पहले उन्हें अपने प्रति जागरूक होना पड़ेगा, चाहे पोषण के प्रति। उन्हें परिवार पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता सर नहीं है उसके लिए। जैसे अपने पोषण के प्रति भी जागरूक होंगी, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक होंगी, और आगे जीवन में क्या करना है ये एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, तो वो सर सही मायने में महिला विकास माना जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, और अभी मिथिला के आधार पर जो एक मैथिल राज्य की मांग चल रही है, इसको आप कितना जायज समझते हैं? सर, मिथिला भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग करने वाले पक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जो विकास हुआ है बिहार का, उसमें कहीं ना कहीं ये क्षेत्र सर पिछड़ गया है। उनका ये कहना है, और उनका ये आरोप हमें लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इधर के विकास पे केंद्रित नहीं का निर्माण कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? सर, इसमें जो सबसे सही मार्ग हो सकता है ये कि अगर ऐसा कहा ही जाता है कि विकास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कुछ कमेटी का गठन किया जाए, या फिर सरकार कुछ ऐसी एजेंसी बनाए जिससे यहाँ पे पता कर सके हम लोग आखिर विकास में हम लोग पिछड़ क्यों रहे हैं। तो ये सर इसका उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे ये नहीं लगता सर कि अगर उसे अलग से राज्य बना दिया जाएगा तो उसका विकास सुनिश्चित हो जाएगा। हम झारखंड को उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं सर, छत्तीसगढ़ उतना सर विकास नहीं हो पाया अलग होने के बाद भी। और ऐसा हो सकता है कि हम एक साथ रह के भी सर विकसित बिहार का निर्माण कर सकते हैं। तो यानी कि आप अलग मैथिल राज्य के निर्माण के विरोध में। आप मुझे ये बताइए कि किसी नए राज्य के निर्माण के लिए क्या कसौटियां होनी चाहिए? सर, उसका एक क्षेत्रफल, एक सीमित क्षेत्र होना चाहिए। फिर वहाँ से कुछ जनसंख्या अवश्य होनी चाहिए। फिर शासन संचालन के लिए सरकार की उपस्थिति और संप्रभुता। नहीं, वो तो एक राज्य की परिभाषा है। जो आप हाँ। परिभाषा दे रहे हैं वो एक स्टेट की परिभाषा है। आप मुझे ये बताइए, मैं स्टेट को उस संदर्भ में नहीं ले रहा हूँ। छोटे राज्यों का जो निर्माण हो रहा है, तो ऐसे राज्यों के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? 3 मानक बताइए, 4 मानक, जो भी आपको समझ में आता है। सर, ऐसे मानक में सर या तो विकास की प्रक्रिया में वो पिछड़ गए हों, वहाँ पे सर जनजातीय समुदाय या इन तरह के समुदाय अधिक हों, फिर ये हो आप सकता है। विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, मैं आपसे केवल राज्य निर्माण की बात पूछ रहा हूँ। एक नए राज्य का डिमांड कर रहा है, मिथिला के लोग कर रहे हैं। यस, उनको बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके लिए क्या मानक है? आपने फजल आयोग, धर आयोग, जेबीपी आयोग का नाम सुना है? यस सर। क्या उसमें आप कुछ बता सकती हैं कि उन्होंने क्या मानक तय किए थे? सर, उन्होंने भाषाई आधार पे वो करना नहीं चाहते थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ताकि प्रशासनिक सहूलियत को ये ध्यान में रखते हुए करने की बात कही थी, लेकिन बाद में से भाषाई आधार पे करना पड़ा था आंदोलन को देखते हुए। तो किस आयोग की बात कर रहे हैं आप? धर आयोग ने भाषाई आधार पे मना किया था? जेबीपी कमेटी में सर। अच्छा, तो इसमें लेटेस्ट आयोग कौन सा है, सबसे बाद में जो बना था? सर, राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में बना। उसके बाद भी बना था कोई आयोग? सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो आप नए राज्य जो मिथिला की मांग हो रही है उसके आप विरोध में हैं। मान लीजिए कि पटना के सचिवालय का घेराव हो रहा है, राजभवन का घेराव हो रहा है, और सारे मिथिला के लोग हैं, वो आए हैं, और वो उनका एक ही डिमांड है कि हमारे एस्पायरेशंस का उल्लंघन हुआ है। तो आप उनको एड्रेस करने गए हैं, आप उनको क्या कहेंगे? अपने 1 मिनट के, 30 सेकंड के, 10 सेकंड के वक्तव्य में क्या ऐसा कहेंगे कि वो लौटने को मजबूर हो जाए, या शांत हो जाए, या आपसे बात करने लगे? सर, ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं ऐसा बात बोलूं जिससे कि उनकी भावनाएं शांत हो पाए, वो जो उद्वेग में है वो शांत हो पाए। तो ऐसे में मैं सर उन्हें बोलूंगी कि जो सरकार है हमारी और उनसे हमारी बात हो रही है कि आप मिथिला के विकास के पक्ष में हैं, तो उसके विकास में जो भी कमियां देखी गई हैं, उन कमी के पक्ष को हम उजागर कर रहे हैं, या फिर ऐसे फोकस एरिया है उन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं जिससे कि हम उसके विकास को गति प्रदान कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
आपको शक्ति, पावर, प्रतिष्ठा और पद, इस तीनों को अगर सजाना पड़े, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सर प्रतिष्ठा। अच्छा, उसके बाद? सर सर गलती हो गया। चलिए कोई नहीं, आपको दूसरा ऑप्शन हम देते हैं। आपको पावर, प्रेस्टीज और पब्लिक सर्विस, इस 3 पी को सजाना पड़े तो आप कैसे सजाएंगे? प्रायोरिटी के आधार पर बताइए। सर पब्लिक सर्विस। उसके बाद तो सर ये दोनों खुद ही प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप किसको रखेंगे? सर प्रेस्टीज था। और थर्ड क्या था? पावर। आपको पावर सबसे बाद में चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है अवंतिका जी, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते। थोड़ा सा घबराहट हुआ या सुनने में परेशानी के चलते हुआ, लेकिन ओवरऑल देखने पर तो नहीं लगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और पॉजिटिव जो जैसे जवाब देना चाहिए वो आपका एटीट्यूड सही रहा। और एनालिटिकल क्वेश्चन में सर अपना देंगे, नवीन सर, अतुल सर, क्या कैसा रहा? देखिए अवंतिका जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है, विनम्र भाव से आप बोलती हैं, ठीक है ना। 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए। एक तो जैसे मैंने जो मार्क किया कि आप हमेशा ये बोल रहे हैं नहीं सुन, एक जगह आपने बोला नहीं सुन पाए सर, ये तरीका नहीं है बोलने का, ठीक है। वो बहुत सीनियर मेंबर्स बैठे रहेंगे, आपको बहुत ही हम्बली वे में पूछना है या बोलना है, माफ कीजिए सर मैं सुन नहीं पाई, कृपया अगर आप दोबारा बोल दीजिएगा या बोलिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके लिए मतलब एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में आपको रिक्वेस्ट करना है, पहला। दूसरा चीज है, आप बहुत बार यूज की है देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। अब आप इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू में बैठिए, अब आप कब देखिएगा, ठीक है ना। आप एकदम अच्छे से सॉरी बोलिए सर, अभी मैंने पढ़ा है, मुझे ध्यान में अभी नहीं है, इस तरीके से कुछ बोलिए, घर जाके मैं इसे देख लूंगी, इस तरीके से करके, ठीक है ना। क्योंकि आप फाइनल इंटरव्यू की तरफ, अगर आप हम लोग को देख करके बोल रहे हैं देन इट्स गुड, लेकिन आप फाइनल इंटरव्यू में अगर इस तरह आप बोलिएगा कि देखना पड़ेगा सर, वो मैं मुझे देखना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। 2-3 चीज बेसिक एटिकेट्स पे ध्यान दीजिएगा। आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कुछ चीजों में आपने रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है ना। तो एकदम कोई जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन का आंसर देना। फैक्चुअली अगर कुछ पूछ रहे हैं, जैसे सर ने आर्टिकल 20-21 याद नहीं है बोल दीजिए, ठीक है ना। कि कुछ भी ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है याद नहीं है, एकदम हम्बली वे में आई एम सॉरी सर। हाँ, अगर आई एम सॉरी भी बोलना है तो हर बार आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर ऐसे करके नहीं बोलना है, ठीक है ना। कुछ उसको डिफरेंट तरीके से बोलिए ताकि सामने वाला सुने तो बोर नहीं हो, जैसे कि सर मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे ध्यान में नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर एक आध बार कभी आई एम सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं है, या फिर कुछ भी इस तरीके से बोलना है, ठीक है, बट डिफरेंट बोलना है, ठीक। दूसरा चीज है कि जीविका के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, आप पढ़िएगा कि कितना जनसंख्या है, कितना आप इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है, ठीक है ना, खास करके वो सब पढ़िएगा। दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाला आया है, ठीक है ना, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना, कि क्या स्टंटिंग है, क्या वेस्टिंग है, स्टंटिंग वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग समय के अभाव में उतना पूछ नहीं पाए, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप क्या दूर करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज क्या होगी, वुमेन से स्पेसिफिक स्कीम्स जो है, बिहार गवर्नमेंट का स्कीम्स है, इंडिया गवर्नमेंट का स्कीम है, चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम है। और ना आप थोड़ा वेग को एक चीज देखिएगा, अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना तो वेग आंसर मत दीजिएगा कि सर शिक्षा में कमी है और पोषण में कमी नहीं, ठीक है ना। कुछ योजना के तहत, कुछ रिपोर्ट के तहत अगर पाया गया है कि सर स्टंटिंग तो हमारे यहाँ ठीक है, वेस्टिंग में काम करना है, ठीक है ना, इस तरीके से रिपोर्ट का नाम लेते हुए एक पर्टिकुलर जवाब दीजिएगा।
उसके बाद आपका क्या योगदान रहेगा, आपकी पोस्टिंग रहेगी तो आप क्या कीजिएगा, किस तरीके से दूर करिएगा। तो कुछ यूनिक आइडियाज आपको देना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर मैं सबसे पहले जाऊंगी तो ये करूं, ऐसे नहीं। मैं वहां जाकर के अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि आपकी पहली पोस्टिंग होगी, ठीक है ना, कहीं आपके किसी प्रखंड में या कहीं आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो आप चाइल्ड या वुमेन के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, आप क्या जवाब देंगे बताइए। सर जैसे कि महिलाओं में अगर देखा जाए तो कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है, और जो फैमिली प्लानिंग के प्रति उनमें जागरूकता नहीं है, तो पहला ये हो जाएगा। फिर किशोरी युवतियों को भी उन्हें जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उस सबसे संबंधित जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अगर चाइल्ड से रिलेटेड होगा तो और चाइल्ड से रिलेटेड तो चाइल्ड में तो जैसे सर्वेस्टिंग स्टंटिंग आप बता दिए, तो उन आंकड़ों का प्रयोग करके। देखिए ये जवाब ऐसे नहीं दिया कीजिए, आपको ये तो पता नहीं है कि किस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हो रही है या किस जिला में पोस्टिंग हो रही है, हर जिला की समस्या अलग होगी, है ना। हो सकता है कहीं पे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पे माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है वुमेन और वुमेन रिलेटेड कुछ इनोवेटिव चीज लेकर के आइए, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी। वुमेन आज के डेट में किसी जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। जब हम आपसे पूछें कि जीविका के में क्या क्या बदलाव और किया जा सकता है, तो और जन जागरूकता फैलाए और उनको जो है और कुछ खास करके स्कीम्स लाइए, जैसे दीदी की रसोई स्कीम हो गया, उसके बाद आपका सैनिटरी नैपकिन वगैरह में उनका एक कंपनी की तरह फॉर्म करके काम कर रही है, नालंदा में उनका है, पूर्णिया में, ये सब चीज आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और आप ये सब चीज को प्रिपेयर कीजिए। बाकी आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। एक दो चीज है, एक्सप्रेशन का ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आता है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं आता है एकदम स्माइलिंग वे में थोड़ा देर 10 सेकंड टाइम दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, फिर स्माइलिंग वे में जो है सॉरी बोल दीजिए कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बाकी आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सिलेक्शन एंड ऑल द बेस्ट। बाकी नवीन सर आपको देंगे थोड़ा। अवंतिका जी, हम 3 सदस्य जिस बात पे एकमत है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बोलने का लहजा आपका बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, आप सॉरी कहने से कतराती हैं। कभी कभी सॉरी कहना गेस करने से अच्छा होता है, ट्राई करने से अच्छा होता है। जहाँ पे आपकी नॉलेज कम है या जहाँ आपको जानकारी नहीं है, हो सकता है वो मिस हो गया हो, मैंने पढ़ा हो, अभी भूल रही हूं मैं, तो वहां पे उस दलदल में फंसना नहीं है। आपने 19-20 वाले में वही किया, आप दलदल में फंसना चाह रही थी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में आप दलदल में फंसना चाह रही थी। और हाँ, मिथिला के अलग राज्य के डिमांड पर आप इसको अलग से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, अभी ये बहुत डिमांड में है। और जो मैथिल लोग हैं वो बोर्ड में ऊपर के स्तर पर होते हैं, स्तर तक होते हैं, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन पे वेल प्रिपेयर होइएगा। और इसके लिए 2-3 पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर सकता हूं वो ये कि आप बहुत पोलाइट वे में कह सकते हैं कि सबसे पहले तो सर, लोकतंत्र में जनता के हाथों में असली शक्ति होती है। अगर वे असली राज्य की मांग कर रहे हैं, एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, उनकी मांग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उनका मांग यह है कि विकास नहीं हुआ है, उनका मांग यह है कि वो उपेक्षा के शिकार हुए हैं, चाहे राजनीति में, आर्थिक में, सामाजिक तौर पर, कहीं भी, तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। और आपको अगर वो जोर देकर ही पूछे कि अलग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो आप बोलिए कि सर, आज के युग में जब शासन का तीसरे स्तर पर विकेंद्रीकरण हो चुका है, यानी कि स्थानीय शासन के रूप में, तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को शक्ति ही चाहिए तो तीसरे स्तर पर स्थित लोगों को शक्ति देने से ही वास्तविक लोकतंत्र आएगी। और अगर उनको शक्ति मिलेगी तो वो इस डिमांड को भूल भी सकते हैं या इस डिमांड को खारिज कर सकते हैं। फिर भी वो खारिज नहीं करते हैं, अगर उनकी अस्मिता का ही सवाल है। तो इसके लिए सर, मैं एक आयोग के गठन का सुझाव दूंगी, जिसमें मिथिला के लोगों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और इसमें विशेषज्ञ भी हों, आर्थिक क्षेत्र के भी और राजनीतिक क्षेत्र के भी और प्रशासनिक क्षेत्र के भी, ताकि एक राज्य के निर्माण को होलिस्टिक वे में पूरा किया जा सके कि वो आर्थिक मुद्दे पर कहां तक उतरते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक, और फिर उनके मांग को माना जाना चाहिए या खारिज किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने भोजपुरी के मुद्दे पर बहुत स्ट्रिक्ट जवाब दिया कि उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसमें इस तरह का जवाब काम में नहीं होता है, इसकी अपेक्षा नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई भोजपुरी क्षेत्र का ही वहां मेंबर हो,
अपनी भाषा से, अपनी मिट्टी से सबको लगाव होता है। मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से जितनी खुशी आपको हुई है, अवंतिका नाम की किसी लड़की जो भोजपुरी बोलती होगी, भोजपुरी को शामिल करने से उसको भी उतनी ही खुशी होगी। और किसी सदस्य जो पुरुष मेंबर वहां बैठे हुए हैं, महिला मेंबर बैठी हुई, उनको भी उतनी खुशी। इसीलिए आप इसमें सबसे सॉफ्ट जो वे फॉरवर्ड ले सकती हैं, जो सबसे बेहतरीन वे फॉरवर्ड है, वो ये कि सर इस अलग 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के निर्णय किसी राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक आयोग गठित होना चाहिए जिसमें भाषा विशेषज्ञ हों, और भाषा के आधार पर किसी को 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया जा रहा है उसके लिए मानक क्या है। क्योंकि आप मैथिली को शामिल किया गया है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, इसीलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि 1500 से 2000 साल पुराना उसका इतिहास हो। आप इसके बारे में एकदम फैक्चुअल सही नहीं थी। और उसके बाद उसकी अपनी एक लिपि हो जो कि कैथी या इनकी लिपि है आपकी मैथिली, उसमें साहित्य पर्याप्त रूप से रचा जा चुका हो। पर्याप्त रूप से मतलब कि उसमें निम्न वर्ग के लोग भी साहित्य रचते हों, उच्च वर्ग के भी रचते हों, महिला भी रचती हों, पुरुष भी रचती हों, सामाजिक क्षेत्र में भी रचा गया हो, आर्थिक क्षेत्र में भी रचा गया हो ना। तो पर्याप्त साहित्य का ये अर्थ होता है। तो ये उसका क्राइटेरिया है, ये मानक है। और आपको कहना है कि यदि इस मानक पर सर भोजपुरी खरा उतरता है तो उसको मान्यता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके पहले देख लेना चाहिए। ठीक है। जो केस स्टडी है पब्लिक पावर, पब्लिक सर्विस पावर प्रेस्टीज, है ना, इसमें दूसरे तीसरे को आपको सजा देना चाहिए, इतना हिचकिचाना नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी तय है तो सजा देना चाहिए। हाँ, पब्लिक सर्विस को आपने पहले पे रखा है तो इससे हो सकता है, इसमें कोई आंसर गलत नहीं होता है। हो सकता है आपका इसमें दूसरा आंसर खुल जाए कि क्वेश्चन खुल जाए कि चलिए आप पब्लिक सर्विस करना चाहती हैं तो आप एनजीओ में क्यों नहीं जाना चाहती, बहुत और सारी सर्विसेज हैं। तो आप प्रतिष्ठा को पहले नंबर पे देंगे तो शायद मेरी समझ से ज्यादा सेफ रहेंगे। ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें मुझे प्रतिष्ठा भी मिलेगी और मैं पब्लिक सर्विस कर पाऊंगी। G20 के बारे में आपका उत्तर बहुत शानदार था, कंक्रीट था। सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी चाहिए, आप सीडीपीओ में जाने वाले हैं। इम्पैथी सिंपैथी पे आपका जवाब ठीक था। पॉलिटिकल साइंस, अधिकार समानता स्टेट, इस पे आपको थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है। और अगर आप पूरा पॉलिटिकल साइंस अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि समय कम है, इसीलिए जो पॉलिटी में सिलेबस है जीएस में, आप उसको देख लीजिए। जैसे अधिकार समानता, इस सबको अच्छे से कर लीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको ब्रशअप करने की जरूरत है। बाकी जो फैक्चुअल चीजें कुछ जगह पर हैं उनको छोड़ करके आपका उत्तर बहुत ही शानदार रहा है। जो जीडीपी और जीएनपी था उस पर भी आपका ठीक रहा, लेकिन माल न्यूट्रिशन पे सर बोले कि उसमें उतना ठीक नहीं रहा आपका जवाब। मेरे तरफ से जो बिहार जनसंख्या घनत्व का पूछा गया था उसमें भी आपका उत्तर काफी सही रहा था। भारत क्या कर सकता है G20 में, आपका ये उत्तर बहुत ही शानदार रहा था, नो डाउट। इसको अभी आप अपने इसको फिर से देखेंगे या आपने जो आंसर दिया था उसको आप बना के रखेंगे, बहुत ही अच्छा वो आंसर था। और बाकी चीज आपका ठीक है, हम लोग आपके सिलेक्शन के बारे में काफी आश्वस्त हैं। ऑल द बेस्ट। सर पॉलिटिकल साइंस में सर बात ये है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई सर बस ऐसे ही हो जाती है। हाँ वो मुझे पता है। एक चीज, जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की है? सर मैंने शुरुआत की थी लेकिन खुद से मुझे नहीं लगा कि हो पाएगा, तो मैंने घर बैठ के बीपीएससी मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो अवंतिका जी, मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटी के बारे में आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि आप बहुत मतलब सुपरफिशियल वे में भी कम से कम तैयार कर लीजिए। जैसे आप प्रियम्बल, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अगर इस 3 चीज को कर लेते हैं तो जो बेसिक कंसेप्ट वाला जवाब देने वाला प्रश्न है उस पर आप बेटर वे में होंगे कि उसको आप हैंडल कर सकते हैं। और अधिकार समानता पे अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास भागने का स्कोप नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज नहीं है कि आप सॉरी बोलेंगे तो उनको लगेगा कि चलो भाई भूल गई होगी, उनको लगेगा कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। इसीलिए ज्यादा घबराना नहीं है, केवल 3-4 चैप्टर को कर लेने से आप एक बेटर वे में होंगी, तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अतुल सर कुछ बोलने वाले थे। नहीं, देखिए एक चीज है कि अगर आपका दीप्ति मैम के बोर्ड में पड़ जाएगा तो दीप्ति मैम पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी रही, ठीक है, और मेरा इंटरव्यू भी उनके में रहा था, तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था फिर भी वो घुमा दी थी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जनरल पॉलिटी आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमसे बजट का प्रोसेस वगैरह पूछी थी कुछ, ये सब चीज जो बेसिक होता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट में बिल पास कैसे होता है, ये सब चीज। और पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को तो पता होगा मैकियावेली का या कुछ कुछ है वो लोग, हाँ, तो उनका जो है ना थोड़ा बहुत देख लीजिएगा।
बाकी सारे मेंबर्स का पता नहीं, लेकिन दीप्ति मैम का एकदम फेवरेट पार्ट है वो उसमें आ जाती है घूम फिर करके। बाकी सब तो अगर आप ठीक है। 3-4 चैप्टर अभी अच्छे से कर लेती हैं तो थोड़ा सा आप इस पोजीशन में होंगी कि आप जवाब दे सकते और आप ये हैं, जवाब बिल्कुल नहीं दे छोड़ के तो सकती नहीं हैं कि जाते। सब कि मैम हमारे कॉलेज में पढ़ाई ठीक है, बोलना भी नहीं है, भूल से भी नहीं। सर वहाँ तो नहीं हाँ, वहाँ तो बोलना नहीं है, बोलते। हाँ लेकिन वो ये सर चीज जैसे मतलब। जब ये इंटरव्यू आ गया उसके बाद हम फिर से वो सिलेबस देखे हैं, फिर से सब हाँ कुछ नहीं देखे। ठीक है, ठीक है। अब बाकी आपका बहुत, आज एक चीज हमेशा से याद रखिएगा, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर नॉलेज टेस्टिंग। नहीं आता है एकदम स्माइलिंग वे हाँ, में बोल दीजिएगा कि मैम मैंने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन आपका बहुत टाइम भी नहीं हुआ है पढ़े हुए, बट फिर भी आप ये बोल सकते हैं कि लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा और आपका काफी मतलब रिसेंट है, तो आपको वो चीज ना थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है कि वो लोग समझते हैं कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा घबराहट की वजह से बच्चे भूल जाते हैं या कुछ भी। तो आप बहुत हिचकिचाना नहीं है, एकदम नहीं, बोल दीजिएगा आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, मुझे अभी याद नहीं है, मैं घर जाके इसको फिर से देख लूंगा। ठीक है ना, एकदम नहीं हिचकिचाना है, वरना आपका जो जो बोलने का तरीका, लहजा, सब कुछ है ना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। वहाँ सबसे अच्छा है केवल एक कहना है कि रिकॉल नहीं हो रहा है मैम, या सर हाँ, सोचिए। और ये मत सोचिएगा कि 10 में से स्टार्टिंग में हमको 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं घबराना है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। एक क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा ना तो उसको इस तरीके से जवाब दे दीजिएगा ना कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, बस। कुछ और टॉपिक बेसिक में जरा जैसे ही ध्यान आप एटिकेट्स। देना सॉरी बोलेंगी, जैसे अच्छा ही आप एक सॉरी चीज, हाँ बोलेंगी तो समझे, वो उस एरिया वरना को छोड़ देंगे, दूसरे एरिया का प्रश्न पूछेंगे, तो वो आपके एरिया का प्रश्न हो सकता है। सोशल वेलफेयर से संबंधित जितना योजना है, प्लानिंग है, सबको एक बार रीडिंग कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट जो है ना, खास करके जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर होता है उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है ना, वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, उसके बाद थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा उसके बारे में थोड़ा बहुत, और गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स का डिटेल, जैसे कन्या उत्थान में है ना, कितना राशि मिलता है, कब मेच्योरिटी होता है, उसका बेसिक पर्पस क्या है, ये सब जरूर से देख लीजिएगा। और आपको कोई उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि एंटर कैसे करना है, बैठना कैसे है, क्या ये सब कोई इशू नहीं है ना, ड्रेस ड्रेस वगैरह ये सब चीज। सर इंटर कैसे करना वो तो कभी किए ही नहीं, पहला मेरा इंटरव्यू था ये। अच्छा अच्छा, तो उसमें खुद एक मिरर के अगर सामने सब कुछ कर लेते भास्कर सर चाहेंगे तो एक क्लास रख दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो सब जैसे लोग का अभी थोड़ा एक्सपीरियंस सा है। 1 मिनट में वहां के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां आपको एक कोड का कार्ड दिया जाएगा जिसपे आपका कोड लिखा होगा। गेट खोल करके आपको जैसे एंटर करना है तो गेट से पहले आपको एक रूम में बिठाया जाएगा, वहां से एंटर करना है, अंदर से बेल बजेगी तो धीरे से गेट को खोलना है और मे आई कम इन सर बोलना है। जाने के साथ ही सब जो मेंबर हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलना है। अलग से गुड मॉर्निंग अलग अलग नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, एक ही साथ गुड मॉर्निंग सर, अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होके। और जब तक वो बैठने के लिए ना बोले चेयर पे, तो आपको अपने मन से बैठना नहीं है, चेयर के बगल में खड़ा रहना। हालांकि वो तुरंत ही बोल देंगे कि आप बैठ जाइए, और जैसे ही बैठते हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए और फिर वो प्रश्न शुरू करेंगे। ये सर नॉर्मल मेरा रहेगा। सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से है, तो वहाँ सर गुड मॉर्निंग बोले या गुड आफ्टरनून? गुड आफ्टरनून बोलना है, जो गुड जैसा भी, आफ्टरनून गुड बोलना है। इवनिंग होगा तो गुड इवनिंग बोलना है, देखो, वो अगर जैसा तुम्हारा जब 5 बजे से पहले तक एंट्री होता है अंदर, एकदम 4:30 बजे 5 बजे तुम गुड आफ्टरनून बोलना, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि जैसे एंटर के बाद अगर मैम होगी तो अगर कोई लेडीज मेंबर होगी उनको अलग से ग्रीट करिएगा, ठीक है ना, हाँ, अध्यक्ष, यस और यस। बाकी सबको जो करिएगा, उसके बाद चेयर के बगल में खड़े हो जाइएगा। और जब आपको बैठने के लिए बोला जाएगा तो बिल्कुल चेयर को हिलाना नहीं है, आगे पीछे नहीं, साउंड क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। जहां है वहीं दूसरा बैठना चीज है। है, एकदम जो कमर का पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो चेयर के बैक में सटा करके, जैसे मान लीजिए ये चेयर है, बैक में सटा, मतलब स्ट्रेट पोजीशन होना चाहिए। दोनों हाथ को आपने थाइस पे रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको शिवरिंग या सेकिंग कुछ ऐसा लगने लगेगा, हाथ में कुछ रखना है, एक पेन जरूर आपने रखिएगा, ठीक है ना, बेसिक एटिकेट्स की वजह से। और जब तक वो लोग जाने के लिए नहीं बोले थैंक यू, जब बोले तब वो आप खड़े हो जाइएगा बगल में, जब फिर वो जाने बोलने लगे तो फिर आप थैंक यू बोल करके ग्रीट करते हुए बाहर निकल जाइएगा। बहुत इजी, गेट को जोर से ना बंद करना है, साउंड नहीं होना चाहिए ना खोलने टाइम में, वैसा कुछ नहीं, मतलब बेसिक एटिकेट्स ये सब चीज ध्यान में रखना है। वो गेट और आई कांटेक्ट जो है ना अच्छे से बना करके रखिएगा, आईज से बहुत कुछ। और एक दो चीज है, हॉबीज पे काम करिएगा। कुछ हॉबीज पे कुछ लोग का जो है वो पूछते हैं अच्छा खासा,
तो आपका तो जैसे मिथिला कि पेंटिंग आपका है। जो फोक मैथिली का जो गीत है उस पे आपकी तैयारी काफी अच्छी है, उस पे आपने अच्छा आंसर दिया, लेकिन गजल वाले मूड में लगा कि मुझे आप भाग रही हैं, इसीलिए मैंने उस क्षेत्र में बिहार के मतलब कुछ फेमस थोड़ा बहुत देख गजल लीजिएगा। राइटर, ठीक है ना, बिहार के कुछ हैं, कोई पूछ सकता है, ठीक है ना, ये सब चीज की बिहार का फेमस। आप जैसे आप बोले कि मैं सर बहुत सीमित को सुनती हूँ, चित्रा सिंह को सुनती हूँ, तो वो पूछ सकते हैं कि बिहार के जो गजल गायक हैं उनका नाम बताइए। थोड़ा सा गजल में देख लीजिएगा, इसमें तकला क्या होता है, मिसरा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर से वो सब एक बार पूछ आप सकते हैं। अगर यूट्यूब पे हाँ, कुछ भी आप प्रिपेयर कर अगर लीजिए, यूट्यूब पे गजल एक बार सॉन्ग सर्च में अंतर करेंगे। क्या है, ठीक है ना, गजल और सॉन्ग में अंतर क्या है, क्या चीज है, वो आपको गजल सुनना कैसे आपके जॉब प्रोफाइल में हेल्प कर सकता है, इस जवाब का रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका बेसिक जवाब होता है कि सर हॉबी जो होता है ना, कभी भी अगर हम काम का तनावपूर्ण हो जाते हैं तो उसमें हम हॉबीज को अगर करते हैं तो वो हमें रिलैक्सिंग महसूस कराता है, ठीक है ना, और वो हमारे, तो ये सब चीज पे बस बेसिक्स थोड़ा ध्यान दीजिए, और फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो आप सर से कांटेक्ट करिएगा, हाँ सर वी कैन को हेल्प कांटेक्ट सर्टेनली। करिए इंक्वायरी में। आपको और आवश्यकता लगेगी अगर, तो आप सर को बोलिएगा, ठीक है। अगर पॉलिटी में आपको दिक्कत लगेगी तो आप बोल सकते हैं, पॉलिटी में थोड़ा सा हेल्प इधर से भी हम भी कर सकते हैं आपको, और बाकी पे सर हाँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू ऑल द बेस्ट आपको। ऑल द ओके। बेस्ट। सर।